नमस्कार दोस्तों, माँ शारदा भवानी पर नया कहानी लेकर आए हैं। आज का प्रसंग बहुत ज्ञानवर्धक है। प्रिया दर्शकों, कौवा ने बताया, औलाद पालो लेकिन उम्मीद मत पालो। दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले हमें फॉलो कर लो, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं। दर्शकों, आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, किसी गाँव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। उस साहूकार के घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था। साहूकार का व्यापार बड़ा ही अच्छा चल रहा था, परंतु प्रिय दर्शकों, साहूकार को बस एक ही चिंता थी कि उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी ने अभी तक किसी भी संतान को जन्म नहीं दिया था। दोनों पति पत्नी संतान के सुख से वंचित थे। साहूकार खूब दान धर्म किया करता था और भगवान की खूब आराधना किया करता था। वह सोचता था कि इन अच्छे कर्मों का फल उसे कभी ना कभी जरूर मिलेगा। और प्रिय दर्शकों, वह दिन आ जाता है जब साहूकार की पत्नी गर्भवती होती है। वह अपने पति को बताती है कि पिया जी, मैं गर्भवती हूँ और बहुत जल्द हमारे संतान आने वाली है। यह बात सुनकर साहूकार बड़ा ही प्रसन्न होता है और अपनी पत्नी को गले लगा लेता है। दर्शकों, साहूकार पूरे नगर में उत्सव मनाता है और अपनी संतान के आने की खुशी में फूला नहीं समा है। अब तो साहूकार अपनी पत्नी का खूब ध्यान रखता है, उसकी खूब सेवा करता। दर्शकों, साहूकार के घर के बाहर एक बरगद का वृक्ष था, जिस पर एक कौवा अपना घोंसला बनाकर अपना जीवन यापन कर रहा था। साहूकार ने उस कौवा को खाने के लिए भोजन दिया करता था। वह साहूकार कौवा की बड़ी सेवा करता था। प्रिय दर्शकों, वह कौवा भी साहूकार से बड़ा प्रेम करता था। अब एक दिन की बात है, साहूकार अपनी पत्नी से बातें कर रहा था। साहूकार कह रहा था कि हे प्रिय, अब तो हमारी संतान होने वाली है। अब हमें किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है। बुढ़ापे में वह हमारा सहारा बनेगा और हम सुख से अपना बुढ़ापा व्यतीत करेंगे। हमारी संतान हमें बहुत सुख देगी। दर्शकों, तभी यह बातें वह कौवा सुन लेता है और उड़ता हुआ कौवा साहूकार के पास आकर कहता है कि हे साहूकार, तुम यह बहुत गलत कर रहे हो। तुम्हें इस प्रकार उम्मीद नहीं करना चाहिए कि तुम्हारी संतान तुम्हारी सेवा करेगी। तब साहूकार कहता है कि ऐसा यूँ कह रहे हो, कौवा, हर संतान अपने माता पिता की बुढ़ापे में सेवा करती है, तो मेरी संतान क्यों नहीं करेगी। तब कौवा कहता है कि सेठ जी, आप ऐसे नहीं समझोगे, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। प्रिय दर्शकों, अब कौवा अपनी कहानी प्रारंभ करता है। कौवा कहता है कि हे साहूकार, किसी नगर में कमला देवी नाम की बूढ़ी माँ रहती थी। कमला देवी के पति का देहांत हुए 8 महीने हो चुके थे। पति की मृत्यु के बाद अब वह बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। कमला देवी जी के 2 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी की शादी अच्छे घराने में करके वह उसकी जिम्मेदारी से मुक्त हो चुकी थी और उनके दोनों बेटे भी शादीशुदा थे। बड़े बेटे का नाम सुरेश था, उसकी पत्नी का नाम दिव्या था और छोटे बेटे का नाम सोहन था और उसकी पत्नी का नाम माया था। दोनों के ही एक बेटे थे। सुरेश का बेटा किशोर 7 वर्ष का था, जबकि सोहन का बेटा छोटू 5 वर्ष का था। दोनों बच्चों में 1 वर्ष का अंतर था, लेकिन दोनों बच्चों का जन्मदिन एक ही दिन आता था। घर में सभी लोग अपना ध्यान स्वयं रख सकते थे, लेकिन यदि घर में किसी को सहारे की आवश्यकता थी तो वह थी बूढ़ी माँ कमला देवी को, जिनकी लती उम्र के साथ शरीर की ताकत और हड्डियों में जान कम होती जा रही थी। एक दिन की बात है, अपने घर के आंगन में चारपाई पर कमला देवी जी अकेली बैठी हुई थी और खुद को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। बैठे बैठे सोच रही थी कि यह तो कुदरत का नियम है कि जैसे जैसे नई पीढ़ी के शरीर में ताकत बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ही पुरानी पीढ़ी कमजोर और लाचार होती जाती है। परंतु नई और पुरानी पीढ़ी के बीच इतनी दूरी आ जाएगी कि ना तो बच्चों को उनका अकेलापन दिखेगा और ना ही उनके आंसू नजर आएंगे। ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। प्रिय दर्शकों, कौवा
आगे कहता है, हे साहूकार, जब 8 महीने पहले उनके पति की मृत्यु हुई थी तब दोनों बेटे और बहुएं उनकी खूब सेवा कर रहे थे। अभी कुछ ही दिन बीते थे जब दोनों बेटों ने आकर कहा, माँ, हमारा इन 2 कमरों में कैसे गुजारा हो पाएगा। अब बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं तो उन्हें भी पढ़ाई करने के लिए अलग कमरा चाहिए। पिताजी तो कुछ किए बगैर ही स्वर्ग सिधार गए, अब आप ही कुछ कीजिए। बेटे की यह बातें सुनकर कमला देवी जी कुछ हैरान रह गई और पूछने लगी कि बेटा, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं मकान पर खर्च कर सकूं। तभी उसका छोटा बेटा बोला, माँ, पिताजी ने सारी जमीन जायदाद आपके ही नाम पर कर दी थी। आपकी जो गांव वाली जमीन है उसकी तो आप ही मालिक हो। माँ, आप उस जमीन का आधा हिस्सा बेच दीजिए। उसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे हम ऊपर की 2 मंजिलें बनवा लेंगे। फिर बड़े बेटे ने कहा, माँ, आप ही सोचिए, हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, जगह की कितनी कमी हो चुकी है। और फिर कभी कभी बच्चों के मित्र भी आ जाते हैं या कभी उन दोनों का जन्मदिन मनाना होता है तो जगह न होने के कारण उन्हें भी शर्मिंदा होना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, बेटों के इतना आग्रह करने पर कमला देवी जी सोच में पड़ गई। फिर सोचने लगी कि आज हो या कल आखिर यह सब कुछ बच्चों का ही तो है। ऐसा सोचते हुए उन्होंने गांव की जमीन का आधा हिस्सा बेच दिया और उससे आया पैसा बेटों को दे दिया और कहा, बेटा, अब तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा मकान बनवा लो। दोनों बेटों ने ऊपर 2 मंजिलें और बनवा लिए। दर्शकों, फिर कुछ दिन बीते तो एक दिन उनका बड़ा बेटा उनके पास आया और बोला, माँ, अब आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो फिर आपको जमीन जायदाद का क्या काम है? अब इस बुढ़ापे में तो अपनी जिम्मेदारियां अपने बच्चों को सौंप दो और फिर आराम से बहुओं से अपनी सेवा करवाओ। शान से बैठकर अपनी बहू पर हुक्म चलाना। फिर कमला देवी जी बोली, बेटा, तू यह सब क्या कह रहा है? मैं कहाँ भागी जा रही हूँ? तभी उनका छोटा बेटा सोहन किशोर और छोटू का हाथ पकड़कर ले आया और बोला, माँ, कल इन दोनों का जन्मदिन है और हम चाहते हैं कि आप इन्हें ऐसा उपहार दीजिए जो कभी किसी ने ना दिया हो। तब देवी जी बोली, हाँ बेटा, मैं भी इनका जन्मदिन यादगार बनते हुए देखना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो कोई अच्छा उपहार भी नहीं दे सकती। तभी बड़ा बेटा सुरेश बोला, माँ जी, केवल आप ही हैं जो इन्हें अनमोल उपहार दे सकती है। ऐसा कहते हुए उसने अपनी माँ के आगे कुछ कागज रख दिए और बोला, माँ, आपको और कुछ नहीं करना है, बस इन कागजों पर अपने दस्तखत कर दीजिए। बूढ़ी माँ कहने लगी, अरे बेटा, इस पर तो सब कुछ अंग्रेजी में लिखा है। तुम्हारे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि दस्तखत करने से पहले कागजों को पढ़ लेना चाहिए क्योंकि धोखाधड़ी हो सकती है। लेकिन यह बात तो पराये लोगों के साथ लागू होती है, यहाँ मुझसे कौन धोखा करेगा? ऐसा कहते हुए उन्होंने कागजों पर दस्तखत कर दिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने दस्तखत किए तो उनके मन में ख्याल आया कि पूछना तो चाहिए कि यह कागज किस चीज के हैं। और जब उन्होंने पूछा तो उनका बड़ा बेटा मुस्कुराते हुए बोला, माँ, इस पर यह लिखा है कि आप अपने गांव वाली सारी जमीन हमारे नाम पर कर रही है। यह सुनकर बूढ़ी माँ को एक धक्का सा लगा कि कितनी चालाकी से दोनों बेटों ने उनसे कागजों पर दस्तखत करवा लिए। पर फिर सोचने लगी कि बेटा सही तो कह रहा था कि मैं इस उम्र में जमीन का क्या करूंगी। अगर यह मैंने उन्हें दे भी दी तो क्या ही हो गया, अब आराम से रहूंगी। दोनों बहू और बेटों से खूब सेवा करवाऊंगी। दर्शकों, उसी दिन सुबह सुबह बूढ़ी माँ बगीचे में टहलने के लिए चली गई। थोड़ी देर टहलने के बाद वह अपनी सहेली कौशल्या के साथ बातें करती रही और जब घर वापस लौटती तो देखा तो क्या देखती है कि घर पर कोई नहीं था। रसोई घर का सामान भी गायब था। एक पल के लिए तो वह घबरा गई और बच्चों को आवाज देने लगी तो इतने में बड़ी बहू ऊपर से चिल्लाई, क्या हुआ माँ जी, इतना क्यों चिल्ला रही हो? सारा सामान लेकर हम ऊपर आ चुके हैं। यह सुनकर बूढ़ी माँ बोली, ठीक है बहू, तुम काम में व्यस्त हो तो मैं भी ऊपर ही आ जाती हूँ। प्रिय दर्शकों, जैसे ही बूढ़ी माँ ऊपर पहुँची और पहला कदम रखा तो बहू जोर से चिल्लाई, अरे आपको दिखाई नहीं देता? सारा घर गंदा कर दिया। अभी अभी मैंने पोछा लगाया था, सूख तो
जाने दिया होता अपनी बहू दिव्या के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कमला देवी जी का कलेजा बैठ गया और वह हड़बड़ा हुए बोली, बहू मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी, अगर मेरे लिए नाश्ता बना देती तो अच्छा होता। दर्शकों, बहू का गुस्से से भरा हुआ चेहरा देखते हुए बूढ़ी माँ बोली, मैं ऊपर आकर तुम्हारा घर गंदा नहीं करूँगी, तुम मेरे लिए खाना नीचे ही पहुँचा देना। तभी दिव्या बोली, देखिए माँ जी, अभी मैंने खाने को कुछ नहीं बनाया है, आप ऊपर जाकर अपनी छोटी बहू से पूछ लीजिए, उसने कुछ बनाया होगा तो वह आपको दे देगी। बूढ़ी माँ बोली, अरे बहू, पहले ही इतनी सीढ़ियाँ चढ़कर मेरी सांस फूल गई है, तुम ही कुछ दे देती। बहू बोली, माँ जी अभी मुझे बहुत काम है, एक रोटी बनाने का काम ही नहीं है। इतना कहकर वह अंदर चली गई। अब कमला देवी जी जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर छोटी बहू माया के पास पहुंची, देखा तो वह भी घर के काम में व्यस्त थी। उन्होंने उसे आवाज दी और खाना मांगा तो माया ने कहा, माँ जी अभी मैंने रोटियां नहीं बनाई हैं, लेकिन रात की रोटियां पड़ी हैं, आप वहीं खा लीजिए। अब तो कमला देवी जी रात की बासी रोटियां लेकर उदास भाव से नीचे आ गई, परंतु वह इस बात को समझने में असमर्थ थी कि उनके आगे पीछे सारा दिन माँ जी कहकर उनकी सेवा करने वाली बहुएं आज उनके साथ इतना अजीब सा व्यवहार क्यों कर रही हैं। उसी समय उनकी बेटी सुनीता का फोन आया। सुनीता ने कहा, माँ कैसी हो आप, खाना तो समय पर खाती हो ना। तो कमला देवी बोली, बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तेरे दोनों भाइयों और भाभियों ने तो मुझे सरा आँखों पर बैठा रखा है, तो मेरी चिंता मत किया कर, तेरी भाभी गर्म गर्म खाना परोस कर गई है, अभी मैं खाना खा रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। ऐसा कहती हुई बूढ़ी माँ की आंखें भर आई और वह रोने लगी। वह अपनी बेटी का दिल दुखाना नहीं चाहती थी, इसलिए तुरंत फोन काट दिया और बेमन से वही बांसी रोटियां खाते हुए उन्होंने मन ही मन सोचा कि आज मैं अपने दोनों बेटे सुरेश और सोहन से इस विषय में बात करूंगी। दर्शकों, इधर अब दोपहर बीतने को था और वह बूढ़ी माँ अभी तक दोपहर के खाने का इंतजार कर रही थी। जब कोई खाना लेकर नहीं आया तो थककर उन्होंने आवाज लगाई, बहू मुझे भूख लगी है, खाना तो दे दो, परंतु किसी का कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर से आवाज लगाई, 3-4 बार आवाज लगाने पर भी जब कोई नहीं आया तो थक हार कर वह फिर से ऊपर गई तो बड़ी बहू दिव्या ने नाक मुंह बनाते हुए 2 रोटी और सब्जी एक कागज में डालकर ऐसे रख दी जैसे किसी भिखारी को खाना दिया हो। बहू का ऐसा अजीब व्यवहार देखकर बूढ़ी माँ की हैरानी का ठिकाना नहीं था। सोचने लगी कि आखिर आज दोनों बहुओं को मेरी 2 रोटियां भी भारी क्यों लग रही हैं, आखिर एक दिन में ऐसा क्या हो गया। अभी वह इन्हीं विचारों में डूबी हुई थी कि उसकी नजर बाहर से आते हुए अपने छोटे बेटे पर पड़ी। पीछे पीछे ही बड़ा बेटा भी आ रहा था। जैसे ही वह दोनों अंदर आए तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा सुनो, मुझे तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। तभी छोटा बेटा बोला, माँ जी जो भी बात करनी है बाद में कीजिएगा, मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ। बड़े बेटे ने भी कहा, माँ आपको तो कोई काम है नहीं, हम थके हुए आते हैं तो आप आते ही पीछे पड़ जाती हो। इतना कहते कहते वह दोनों चले गए और वह बूढ़ी माँ छोटा सा मुंह लेकर वहीं बैठी रह गई। उन्हें रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह उठकर उन्होंने अपने बेटे से बात करने की सोची और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चली गई। ऊपर जाकर देखा तो उनका बेटा सुरेश ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उनकी बहू दिव्या ने मुंह बनाते हुए कहा, सुनो तुम्हारी माँ आई है। बूढ़ी माँ यह सुनकर हैरान रह गई और बोली, क्या बात हुई बहू, क्या मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती हूँ। तभी सुरेश बोला, क्या माँ इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है। फिर बूढ़ी माँ बोली, बेटा आखिर बात क्या है, कल से बहू का व्यवहार भी बदला हुआ है और तुम भी इतना अजीब व्यवहार कर रहे हो। तब सुरेश कहने लगा, क्या माँ आप भी सुबह सुबह फालतू ड्रामा करने लगी, छोटी सी बात का पहाड़ बनाने में जरा भी देर नहीं लगाती हो। तभी उनकी बहू चिल्लाई, सुन लिया, अब जाइए यहाँ से नाश्ता करने दीजिए। इतने में बूढ़ी माँ जहाँ की त्यों खड़ी पड़ी रह गई। बहू की तेज आवाज सुनकर उनके हाथ पैर
सुन्न पड़ गए थे। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वह किसी बुरे सपने से जागी हो। अब बूढ़ी माँ बेइज्जत होकर बड़ी बहू के घर से बाहर निकल आई। बेचारी बूढ़ी माँ बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन उन्हें भूख लगी थी, इसलिए हिम्मत करके ऊपर छोटे बेटे के पास चली गई। घर का दरवाजा खुला था। उन्होंने आवाज दी, लेकिन कोई नहीं आया, तो वह अंदर जाकर बैठ गई। उनके बेटे सोहन ने उन्हें देखा तो रसोई घर में से 2 रोटियां लाकर उन्हें दे दी। अभी बूढ़ी माँ ने पहला टुकड़ा मुंह में डाला ही था कि इतने में छोटी बहू कमरे से बाहर आई और बोली, माँ जी आप यहाँ कैसे? अपनी बहू के इस सवाल को सुनकर उनकी आंखें भर आई। बूढ़ी माँ बोली, यहाँ कैसे मतलब? आज दिव्या बहू ने भी मुझे कह दिया है कि यहाँ मत आया करो, और अब तुम भी ऐसी बात करोगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? अपनी माँ की यह बात सुनकर सोहन ने उन्हें कहा, माँ आप पहले खाना खा लीजिए, फिर बात कर लेना। सोहन को अपनी माँ के साथ नरमी से बात करते देख छोटी बहू माया उसे गुस्से से देखने लगी, लेकिन उस समय कुछ नहीं कहा। अब रोटी खाकर बूढ़ी माँ वापस नीचे अपने कमरे में चली गई। इधर अगले दिन जब उन्होंने अपने बड़े बेटे सुरेश से दवाइयाँ लाने को कहा, तो बड़ी बहू दिव्या ने स्पष्ट जवाब दे दिया कि हमसे अपने खर्चे तो पूरे नहीं होते, तो आपके खर्चे कैसे उठाएं? बात केवल 2 रोटी की होती तो चल भी जाता, लेकिन आपके खर्चे कम नहीं है। कपड़ों का खर्च, दवाइयों का खर्च, खाने पीने का खर्च नहीं। माँ जी हमसे तो यह सब खर्च नहीं उठाया जाएगा। प्रिय दर्शकों, अब बूढ़ी माँ ने बड़ी बहू के पास जाकर खाना मांगना छोड़ दिया था। अब तीनों समय का खाना छोटी बहू के यहाँ से ही खाना पड़ता था। अब कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहा। एक दिन जब बूढ़ी माँ खाना खाने के लिए अपनी छोटी बहू के पास जा रही थी, तभी उन्हें छोटी बहू माया की आवाज आई। वह अपने पति से झगड़ रही थी। बूढ़ी माँ ने जब ध्यान से सुना तो वह कह रही थी कि बड़े भैया और बड़ी भाभी से कुछ सीखो। उन्होंने तो अपना पल्ला झाड़ लिया और आपकी माँ को हमारे माँ मदिया, हमारे खर्चे पहले ही कुछ कम है क्या? तभी सोहन बोला, तुम्हारी बात ठीक है माया, जब बड़े भैया अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं तो फिर माँ का सारा बोझ हम ही क्यों उठाएं? मैं बड़े भैया से बात करके माँ को वृद्धाश्रम भेजने का इंतजाम करवाता हूँ। दर्शकों, इधर बेचारी बूढ़ी माँ यह सुनकर अपने भाग्य को कोसने लगी और वहीं से वापस नीचे आ गई। अब किसी बेटे बहू के पास दोबारा जाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। आज उनकी बर्दाश्त की हद खत्म होती जा रही थी, क्योंकि उन्हें खाना खिलाना तो दूर, अब कोई उन्हें इस घर में देखना भी नहीं चाहता था। वह अकेली ठुकराई हुई सी आंगन की चारपाई पर बैठी रहती। सभी का आंगन में से आना जाना चलता रहता, लेकिन किसी के पास इतना समय नहीं था कि अपनी बूढ़ी माँ के पास 2 पल के लिए बैठ ही जाए। जब बेटों और बहुओं ने ही अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया था, तो फिर वह अपने पोतों से भी क्या उम्मीद करती? आखिर वह भी तो अपने माता पिता के नक्शे कदम पर ही चल रहे थे। इतने बड़े परिवार के होते हुए भी कमला देवी जी अकेलेपन और भुखमरी की मार झेल रही थी। आज बगैर कुछ खाए पिए वह टहलने के लिए निकल गई तो उनकी सहेली कौशल्या ने महसूस किया कि वह बहुत गुमसुम सी है। थोड़ी देर तो उन्होंने सोचा कि वह खुद ही बता देगी, परंतु जब कमला देवी जी ने कुछ नहीं बताया तो कौशल्या ने ही उनकी परेशानी का कारण पूछा। तभी कमला देवी जी आंसुओं से भरी आंखें लिए कहने लगी, क्या बताऊं कौशल्या बहन, जब मैंने बेटी को जन्म दिया था तो हम लोगों को लगा था कि हमारे सर पर किसी ने बहुत बड़ा बोझ रख दिया हो, क्योंकि हमें उसके लिए दहेज जोड़ना पड़ेगा, पढ़ा लिखा कर दूसरे के घर भेजना पड़ेगा। लेकिन जब मेरे एक के बाद 1-2 बेटे पैदा हुए तब तो मैं फूली ना समाती थी, और उनके पिताजी का तो सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। हमें लगता था कि शायद हमारे पिछले कर्मों का फल है, हमने जरूर बहुत दान पुण्य किया होगा जो इस जन्म में यह कृपा बरस रही है। और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैंने तो गंगा नहा ली हो। मैंने सोचा बेटों के साथ मेरा बुढ़ापा आराम से कटेगा।
वह मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। मैंने तो पूरी उम्र इसी उम्मीद में बिता दी कि हम बच्चों के ऊपर जो आज खर्च कर रहे हैं वह हमें बुढ़ापे में सूद समेत वापस कर देंगे। अपनी सारी जमा पूंजी हमने अपने बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा करने में लगा दी, यहाँ तक कि अपनी सेहत पर ध्यान भी नहीं दिया। अब पति का साथ भी छूट गया है और सेहत भी साथ छोड़ने लगी है और 2 बेटे हैं कि मेरी दवाइयों का खर्च उठाना तो दूर, अब तो उनसे अपनी बूढ़ी माँ को दोनों वक्त की रोटी तक नहीं खिलाई जाती। सारी बातें बताते हुए उनकी आंखों से आंसू बाहर निकले, उनका गला सूख गया। कौशल्या जी ने उन्हें पानी पिलाया और हिम्मत दिलाई कि सब ठीक हो जाएगा। फिर कमला देवी जी बोली, पता नहीं कौशल्या, इस उम्र में अब और क्या क्या देखना बाकी रह गया है। भूख से तड़पने के बाद भी अब तक मेरे प्राण नहीं निकले हैं। इतना कहते कहते वह सिसक सिसक रोने लगी और वहीं जमीन पर बैठ गई। कौशल्या जी ने उन्हें हौसला दिया और उन्हें उठाते हुए कुर्सी पर बैठाया और बोली, देखो बहन, यदि तुम ऐसे ही हार मान जाओगी तो इसके बाद भी तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ ना जाने क्या क्या करेंगे, लेकिन यदि तुम हिम्मत दिखाती हो और गलत के खिलाफ आवाज उठाती हो तो अपना बचा हुआ जीवन बहुत अच्छी तरह से बिता सकती हो। प्रिय दर्शकों, अपनी सहेली की यह बात सुनकर कमला देवी जी कुछ सोच में पड़ गई। तभी कौशल्या जी ने कहा, अब तुम मेरे साथ चलो। वह कमला देवी जी को अपने साथ एक ठेले पर लेकर गई जहां उन्हें भरपेट खाना खिलाया। फिर कमला देवी जी घर लौट आई। कुछ देर बूढ़ी माँ कुछ सोच विचार में डूबी रही। शाम हो चुकी थी लेकिन कमला देवी जी को दोपहर का खाना भी नसीब नहीं हुआ था। फिर खुद ही हिम्मत करके जो थोड़े बहुत पैसे पड़े थे लेकर पास की किराने की दुकान पर चली गई और एक ब्रेड का पैकेट खरीद कर ले आई। शाम के समय उनकी बेटी सुनीता अपने पति के साथ उनसे मिलने के लिए आ पहुंची तो बूढ़ी माँ उस समय ब्रेड खा रही थी। अब अपनी बेटी सुनीता को देखते ही उन्हें ब्रेड का पैकेट छिपा दिया और बोली, अरे बिटिया, तू कब आई? तूने तो आने के बारे में बताया भी नहीं। सुनीता कहने लगी, माँ, जब मैंने आपसे फोन पर बात की थी तो मुझे तभी एहसास हो गया था कि कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपसे मिलने चली आई। अब आप मुझे साफ साफ बताओ कि बात क्या है। बूढ़ी माँ ने नजरें चुराते हुए कहा, बिटिया, मैंने तुझे कहा तो था कि सब कुछ ठीक है, तू बिना बात के ही चिंता कर रही है। प्रिय दर्शकों, तभी दरवाजे के पास से कौशल्या जी की आवाज आई। वह कहने लगी, क्या खाक ठीक है? कमला देवी कौशल्या जी आगे कहती है, सुनीता बेटी, अच्छा किया कि तू आ गई। मैं तुझे बताती हूँ कि तेरी माँ कैसे एक एक दिन काट रही है। कौशल्या जी ने सारी बात सुनीता को बता दी। सारी बात सुनकर सुनीता हैरान रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ पर जान छिड़कने वाले उसके भाई अचानक इतने लालची कैसे हो गए। दर्शकों, बूढ़ी माँ का दामाद जो यह सारी बातें सुन रहा था वह कहने लगा, माँ जी, मेरा एक बहुत अच्छा मित्र वकील है। आप एक काम कीजिए, अपनी जमीन जायदाद के कागज उठाइए और हमारे साथ चलिए। बूढ़ी माँ के मना करने के बाद भी वह दोनों नहीं माने और उन्हें अपने साथ वकील के पास ले गए और सभी हालातों के बारे में बताया। वकील ने सभी कागज देखे और कहने लगा, अरे वाह, यह हुई ना बात। यह बताइए, यह कागज किस प्रॉपर्टी के हैं? तभी बूढ़ी माँ ने कहा कि यह हमारे मकान के और जमीन के कागज है। फिर वकील मुस्कुराते हुए बोला, अगर ऐसी बात है तो आप अपने बेटों को और बहू को अच्छा नाच नचा सकती है। फिर वकील के कहने पर कमला देवी जी ने कागजी कार्रवाई शुरू कर दी। उसके कुछ समय के बाद कमला देवी जी घर लौट आई और थोड़े ही देर में उनके दोनों बेटे भी घर आ गए। वह दोनों बेटे उनके पास आकर बोले, माँ, अब हमसे आपका बोझ और नहीं उठाया जाता, इसलिए हमने आपका इंतजाम वृद्ध आश्रम में करवा दिया है। यह बात सुनकर बूढ़ी माँ हैरानी से उनकी ओर देखने लगी तो बड़ा बेटा बोला, चिंता मत कीजिए माँ, वहाँ आपको किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी। दर्शकों, अभी यह बात चल ही रही थी कि सुनीता और उसका पति वकील के साथ उनके सामने हाजिर हो गए। उन दोनों को वकील के साथ वहाँ देखकर दोनों बेटों और बहू की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। बड़ा बेटा बोला, यह सब क्या?
तमाशा है, तुम लोग यहाँ वकील के साथ क्यों आए हो? फिर छोटे बेटे ने कहा, अच्छा अब समझ में आया कि माँ की संपत्ति में तुझे और जीजा जी को भी अपना हिस्सा चाहिए, इसलिए वकील को लेकर आए हो। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, यह संपत्ति हम दोनों भाइयों की है, तुम्हारा इसमें कोई हक नहीं है। यह बात सुनकर सुनीता और उसके पति को बहुत गुस्सा आया। तभी सुनीता बोली, मुझे माँ की संपत्ति में से एक पैसा भी नहीं चाहिए, मैं तो केवल इतना चाहती हूँ कि मेरी माँ इस बुढ़ापे में सुखपूर्वक अपना जीवन बिताए। अरे मैं तो माँ को अपने साथ लेकर जाना चाहती थी, लेकिन माँ ने ही यह कहकर मना कर दिया कि अपने जीवन का अंतिम समय वह पिताजी की यादों के साथ इसी घर में रहकर गुजारना चाहती है। दर्शकों, फिर बूढ़ी माँ ने चेहरे पर गुस्से भरे भाव लाते हुए कहा, अरे अपनी बेटी से ज्यादा मैंने और तुम्हारे पिताजी ने अपने बेटों को प्यार किया, यह सोचकर कि बेटियां तो पराई होती है, केवल बेटे ही बुढ़ापे में साथ निभाते हैं। लेकिन आज मुझे यह महसूस हो रहा है कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। तुम लोगों ने तो मेरे पास कोई और चारा ही नहीं छोड़ा था। जब तक जायदाद मेरे नाम पर थी तब तक मेरे आगे पीछे दौड़ते थे, और अब फर्ज निभाने की बात आई तो तुम सभी ने हाथ पीछे खींच लिए। मेरा पैसा और जमीन तुम सबको चाहिए थी, पर तुम्हारी बूढ़ी माँ उसका क्या? यह मत भूलो कि यह घर आज भी मेरे पति का है, जिस पर सबसे पहले अधिकार मेरा है। तभी बड़े बेटे ने कहा कि इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। वसीयत बनाते समय ही पिताजी ने यह मकान हमारे नाम पर कर दिया था। तभी वकील साहब बोले, आपकी बात सही है, लेकिन आपके पिताजी ने मरने से पहले यह घर और जमीन अपनी पत्नी कमला देवी जी के नाम पर कर दिया था, और साथ में यह लिखवाया था कि उनकी पत्नी के जीते जी सारी जायदाद की मालकिन वही रहेंगी। शायद आप लोगों के पिताजी को इस बात का एहसास पहले ही हो चुका था कि आप अपनी माँ के साथ कितनी घटिया हरकतें कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए अपनी मृत्यु से पहले ही अपनी वसीयत में बदलाव करवा दिए थे। उनकी मृत्यु की जो तारीख आपने बताई है, उससे ठीक 2 हफ्ता पहले ही वसीयत बदलवा दी गई थी। आज की तारीख में यह घर और आपके पिताजी की गांव की जमीन कमला देवी जी की है, और वह जैसा चाहे उसका इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई उनसे कुछ नहीं कह सकता। प्रिय दर्शकों, यह सुनकर तो दोनों बेटों की जैसे जान ही निकलने लगी। वह कभी वकील को देखते तो कभी अपनी माँ को। इस घटना के बाद कमला देवी जी, जो आज तक सब कुछ सहन करती आई थी, अब वह चुपचाप रहने वाली एक सीधी साधी महिला नहीं रही। अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना उन्हें आ गया था, और अपनी औलाद को सबक सिखाने के लिए उन्होंने अपने बेटों बहुओं को फरमान सुना दिया कि वह जल्द से जल्द मकान को खाली कर दे। इतनी बात सुनते ही बड़ा बेटा सुरेश अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। कहने लगा, माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। उसी समय उनका छोटा बेटा सोहन बोला, माँ मुझे तो बड़े भैया ने उल्टी पट्टी पढ़ाई थी, नहीं तो आप जानती ही हो कि मैं ऐसा करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था। फिर कमला देवी जी बोली कि मुझे धुत करने से पहले तुमने इतना तक नहीं सोचा कि इस उम्र में हमारी माँ कहाँ जाएगी, अकेली कैसे रहेंगी। फिर मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं, लेकिन मैं अपने दोनों पोतों को दर दर के ठोकरे खाने के लिए नहीं छोड़ सकती। इसलिए तुम लोग इस घर में रहना चाहते हो तो तुम्हें सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहना होगा। दर्शकों, अब कमला देवी जी ने अपनी गलती सुधारते हुए एक और कदम उठाया। उन्होंने वसीयत में बदलाव करवाया कि उनकी मृत्यु के बाद उनके गांव की जमीन पर सिर्फ उनकी बेटी का हक होगा, और अपनी सहेली की मदद से उन्होंने अपने मकान की बीच वाली मंजिल किराए पर दे दी, और सबसे नीचे वह स्वयं रहने लगी। सुनीता ने उनके लिए खाना बनाने, साफ सफाई करने और कपड़े धोने के लिए एक नौकर भी लगा दिया। अब कमला देवी जी को अच्छा खाना नसीब होने लगा था। दर्शकों, अपनी सासू माँ का यह बदला हुआ रूप देखकर दोनों बहुएं दंग रह गई थी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।